Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Saleem and we are going to solve a question with the name pedantic company. This is a past paper question from ACCA. ACCA के क्वेश्चन स्टाइल्स को वो कॉपी करता है, दैट्स वाई कि हम इस तरह के क्वेश्चंस ACCA से भी कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट भी है. जस्ट वांट कि हम थ्योरेटिकल पार्ट को भी सॉल्व करें, बट ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू प्रिपेयर a consolidated statement of financial position for Pedantic Company as at 30th September 2008. 16 मार्क्स का गाइज ये क्वेश्चन है. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है गाइज? सो द फर्स्ट थिंग जो आप लोग हमेशा करेंगे वो है कि आप एक फॉर्मेट ओपन कर लिया करेंगे अलॉन्ग विथ 3 वर्किंग्स. 4 वर्किंग्स भी कर सकते हैं आप लोग. सो गाइज पेडेंटिक, सबसे पहले गाइज एसेट्स मैंने लिखे, जो फॉर्मेट है मैं सेम फॉर्मेट कॉपी करता हूँ. नॉन करेंट एसेट्स लिखे. नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है सिर्फ क्वेश्चन में जो फॉर्मेट गिवन है. तो मैंने 1-2 लाइंस और छोड़ ली. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई और एसेट को भी रिकग्नाइज करें. इसके अलावा गुडविल तो आनी नहीं है, गुडविल भी आनी है. तो इसका मतलब 2 से 3 लाइंस आपको यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में रिक्वायर्ड है. देन गाइज हमारे पास करंट एसेट्स हैं. थैंक्स टू हिम कि उसने जो करंट एसेट्स हैं वो हमें टोटल में दिए हैं. इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स भी हैं, इन्वेंट्री भी है, कैश भी है. तो रिसीवेबल की एडजस्टमेंट भी करंट एसेट्स में एडजस्ट होगी, इन्वेंट्री की भी. तो इस तरह सारी की सारी एडजस्टमेंट्स इधर ही आएंगी. आपके पास टोटल एसेट्स आ गया. अब मेरे बच्चों आगे क्या गिवन है, आगे जो फॉर्मेट गिवन है हम फॉलो कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में गाइस हमारे पास इक्विटी गिवन है, इक्विटी शेयर्स जिसे हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं, इक्विटी शेयर्स. देन हमारे पास मेरे बच्चों रिटेन अर्निंग्स भी गिवन है. रिटेन अर्निंग्स की जगह हमें पता है कि हमने लिखनी है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स. पूरा लिखेंगे आप कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स और ब्रैकेट में सीआरई भी लिख देंगे. देन वी नीड टू लीव 2 लाइन्स हेयर और फिर हम लोगों को यहाँ पे एनसीए लिखना होता है. तो बच्चों ये आप लोगों ने काम करना. उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हैं. ये सारा इक्विटी का एरिया था. उसके बाद जी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आ गई हैं आपके पास. नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में जो हमारे पास चीज़ें हैं दैट इज़ 10% लोन नोट. तो हमारे पास सिर्फ 10% लोन नोट है. अब 10% लोन नोट लिखा हम लोगों ने. देन वी हैव टू लीव वन लाइन एटलीस्ट 1 लाइन हेयर एज वेल. और फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज़, थैंक्स टू हिम अगेन के करंट लायबिलिटीज़ उसने फिर हमें टोटल दी हुई हैं. इसका मतलब है बच्चों जो भी करंट लायबिलिटी है वो इधर ही आएगी. ये मेरे बच्चों फॉर्मेट बन गया. फॉर्मेट के साथ ही हमें पता है कि हमने 3 वर्किंग्स ओपन करनी होती हैं और हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्किंग 1 है दैट इज़ फॉर गुडविल. तो मैंने ये गुडविल की वर्किंग ओपन कर ली. अगर आप कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाद में फिल करनी है गुडविल तो बाद में कर लीजिएगा. तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. फिर मेरे बच्चों यहीं पे हमारी वर्किंग 2 बन जाती है. वर्किंग 2 में हम 2 पार्ट्स बनाते हैं. वर्किंग 2 पार्ट ए इज़ फॉर कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का. इसके साथ अदर रिजर्व्स भी आ जाते हैं, अगर हों तो क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही इसलिए मैंने नहीं लिखा. इसी का वर्किंग 2 का पार्ट जो बी है वो सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स आती हैं. तो ये हम लोगों ने सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स भी लिख ली. अब मेरे बच्चों आपके पास वर्किंग 3 होती है. तो वर्किंग 3 मैं यहीं पे ओपन कर रहा हूँ. लाइक वर्किंग 3 यहाँ पे ओपन हो रही है. वर्किंग 3 इज़ विद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. तो ये वर्किंग 3 भी आ गई आपके पास. एक वर्किंग आप और ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, विच इज़ वर्किंग 4. वर्किंग 4 किस चीज़ की है बच्चों? आप ग्रुप स्ट्रक्चर बना सकते हैं. उसको ये बता सकते हैं कितनी देर पहले एक्वायर किया है पेरेंट ने और कितने % पेरेंट है, कितने % एनसी है. तो कुछ लोग ये बनाते हैं, तो हमने कहा हम भी बना देते हैं. अब गाइस तो ये वर्किंग्स ओपन की और ये काम करने के बाद लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. लेट मी जूम इन गाइस. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज कि आपका ईयर एंड क्या है. तो अगर आप गौर करो तो आप लोगों का ये जो ईयर एंड है दैट इज 30th September 2008 और आपने एक्वायर किया गाइस, चेक कीजिएगा ऑन 1st April 2008. So 1st April 2008, Pedantic Company acquired 60% of the equity share capital of Sophistic Company.
सर 60% आपने एक्वायर किया है, और कितना टाइम हुआ एक्वायर किए हुए, 6 ईयर एंड तक अगर आप देखें तो 6 मंथ्स, तो 6 माह पहले एक्वायर किया है, 60% आपने एक्वायर किया गाइस। इन अ शेयर एक्सचेंज, आपने शेयर एक्सचेंज किया, आपने अपने शेयर्स दिए ऑफ 2 शेयर्स इन पेडेंटिक कंपनी फॉर 3 शेयर्स इन सोफिस्टिक कंपनी। आप अपने 2 शेयर्स दे रहे हैं पेडेंटिक के हर 3 शेयर्स ऑफ सोफिस्टिक के बदले। इसका मतलब है सोफिस्टिक से 3 शेयर्स पकड़ते हैं, 2 उन्हें दे देते हैं, 3 पकड़ते हैं, 2 उन्हें दे देते हैं। इसका मतलब है हमें चाहिए, हमने जो शेयर्स इशू किए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है हमने जो शेयर्स दिए वो 2 थे, डिवाइडेड बाय हर 3 शेयर्स के बदले। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने दिए उसके लिए हमें 2/3 करना पड़ेगा। अभी करके देखते हैं। At the date at that date, the retained earnings of Sophistic company were 5 million। लेकिन ये retained earnings acquisition date की given है, तो मेरे बच्चों acquisition date पे जो भी हो, वो कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गुडविल की कैलकुलेशन में। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि ये प्री एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स है, इन्हें प्री भी कहते हैं, इन्हें एट एक्विजिशन भी कहते हैं। अगर 5 मिलियन एट एक्विजिशन डेट पे हैं, तो मैं इस बैलेंस शीट में आया और मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। टोटल रिटेन अर्निंग्स जो गिवन है बच्चों, दैट इज 6500, आउट ऑफ विच ये 1000 में है, तो आउट ऑफ विच 5 मिलियन विच इज 5000 इज प्री, तो जो बाकी बचेंगी बच्चों वो पोस्ट होंगी। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी पोस्ट है। सो 5000 में से 6500 टोटल है, 5000 प्री है, तो इसका मतलब है पोस्ट वुड बी 1500, यानी कि बाद में जो हमने कमाया वो पोस्ट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने ये क्यों किया है? सर बिल्कुल गुडविल की कैलकुलेशन में जानी होती है बच्चों, आपकी प्री और वर्किंग टू पार्ट बी में आपने अर्न किया होता है, ये जाना होता है वहाँ पे, तो इस वजह से हमें स्प्लिट करना पड़ा। द इशू ऑफ शेयर्स हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय पेडेंटिक कंपनी। इंपॉर्टेंट लाइन है, he has not recorded, it means who is going to pass a journal entry to record this exchange? Obviously we are going to do that, हमने करनी है डबल एंट्री भाई। वो तो कह रहे हैं नवाब साहब कि उन्होंने एंट्री पास ही नहीं की, तो अब अगर उन्होंने एंट्री पास नहीं की तो कौन करेगा ये एंट्री? हम करेंगे ये एंट्री। ओके, सो at the date of acquisition, shares in Pedentic company had a market value of 6 shares। पेडेंटिक जो शेयर दे रहा है बच्चों, पेडेंटिक हम पेरेंट हैं, पेडेंटिक जो शेयर दे रहा है वो $6 का है, तो हमने जानना है कितने शेयर्स दिए, वो 2/3 दिए, और फिर हमने उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें टोटल वैल्यू मिल जाए। बिलो आर द समराइज्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों हमने 60% एक्वायर किए हैं, तो 60% ऑफ व्हाट? सर एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, 60% ऑफ 4000। ये 4000 शेयर कैपिटल है, इसको इस डिवाइडेड बाय ये पार वैल्यू से डिवाइड लाजमी करके देखना है। यहाँ पे $1 ही पार वैल्यू है, पेपर में ज़रूरी नहीं है $1 हो, वहाँ पे $10 हो सकती है, 10 रुपीज़ हो सकती है, अगर रुपीज़ में है ये बैलेंस शीट तो वहाँ पे 5 रुपीज़ हो सकती है। तो यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, तो 4000 डिवाइडेड बाय 1 तो नंबर ऑफ शेयर्स 4000 ही आ जाएंगे, लेकिन अगर 0.5 होता तो 4000 डिवाइडेड बाय 0.5 करता तो 8000 नंबर ऑफ शेयर्स बनते। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे, तो बच्चों 4000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 4000 में से 60% आपने एक्वायर किया, तो 4000 का 60% आपने एक्वायर किया। तो लेट्स सी गाइस कि अब हम लोगों ने क्या करना है। मैं यहाँ पे आया, मुझे पता है कि कंसिडरेशन है मेरी, तो कंसिडरेशन पेड में एक्सचेंज ऑफ शेयर्स आ रहे हैं बच्चों, तो गुडविल की कैलकुलेशन में जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ कंसिडरेशन पेड। कोई कहेगा सर मैंने लैदा वर्किंग बनानी है कंसिडरेशन की, भाई लैदा बना के टोटल करके इधर ले आए, तो इट्स टोटली अप टू यू। कंसिडरेशन पेड इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, सर हमने उसके कितने टोटल शेयर्स थे उस कंपनी के? 4000। हमने कितने शेयर्स एक्वायर किए? 60%। इसका मतलब है हमारे पास 20, इसका अगर सॉल्व करें तो 2400 शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं। 2400 शेयर्स हमने एक्वायर किए और हमने 3 ले के 2 दे रहे थे, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आप लोगों ने इशू किए हैं। तो जब आप 2/3 करोगे गाइस, 2400 को 2/3 करोगे तो आपके पास 1600 शेयर्स आ जाएंगे। 1600 शेयर्स की एक शेयर की मार्केट वैल्यू इज 6,
तो अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू 6 है तो इसका मतलब ये है कि दिस विल बी अ कंसिडरेशन। थाउजेंड्स में चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने भी थाउजेंड्स लिख लिया। तो कितनी अमाउंट आ रही है गाइस, लेट्स सी। जी बिल्कुल गाइस, 9600 आपकी कंसिडरेशन आ गई है, जो टोटल कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं टू एक्वायर द सब्सिडरी। और आपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे, 1600। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या जर्नल एंट्री इसकी पास हो चुकी है? एंड द आंसर इज नहीं हुई जर्नल एंट्री पास। तो अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, तो हमें एक जर्नल एंट्री पास कर लेनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग 5 या नोट 5 या नोट 1 जो दिल करे बना के जर्नल एंट्रीज की हेडिंग दे के, अगर आप उन्हें उसे दिखाना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखा देंगे तो गलती होगी तो शायद वो उसके भी मार्क्स दे दे कि चलें जर्नल एंट्री ठीक है, अच्छा पोस्टिंग में गलती होगी है, तो इट्स बेटर अगर आपके पास टाइम है तो इसको शो करें। जी सर, एक्सचेंज की डबल एंट्री क्या बनेगी? द क्वेश्चन इज एक्सचेंज की डबल एंट्री क्या बनेगी? तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स में हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं बच्चों, 1600। कैसे आए थे? 4000 का 60% हमने 2400 बाय किया, 2400 शेयर्स हमने बाय किए, उसमें हमने 2 शेयर्स इशू किया हर 3 के बदले, तो जब आप 2/3 करोगे तो 1600 आएंगे। अब आपने डबल एंट्री पास करनी है, तो डबल एंट्री वुड बी, जी सर, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो जी सर, डेबिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, COI, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिख लेते हैं। जी सर, कितने से? ऑब्वियसली 9600 से, अभी तो लेके गए हैं गुडविल की कैलकुलेशन में। क्रेडिट करना होता है बच्चों आप लोगों ने शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ये पेरेंट अपने शेयर्स इशू कर रहा है, 1600 शेयर्स इशू किए हैं बच्चों। अगर 1600 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की पार वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल वुड बी 1600। और हमें पता है जो भी बैलेंसिंग अमाउंट होती है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, दैट वुड बी शेयर प्रीमियम। और कितना शेयर प्रीमियम आ रहा है अगर हम लोग देखें तो 8000। अब मेरे बच्चों क्या करना चाहिए? नाउ वी नीड टू पोस्ट। जी सर ये गुडविल की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला गया, विच इज वर्किंग 1। ये SOFP में जाएगा। ये वो अमाउंट्स हैं जो आप लोगों ने SOFP में दिखानी है। पेरेंट का शेयर कैपिटल, और पेरेंट का शेयर कैपिटल एज इट इज बैलेंस शीट में जाता है, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट आपने एज इट इज उठानी है और लेके जानी है। तो ये 1600 भी आप ले जाएंगे और ये शेयर प्रीमियम भी ले जाएंगे आप बैलेंस शीट में। तो लेट मी पोस्ट गाइस। जी सर, बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट तो आ चुकी है, डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुडविल का मतलब है, तो ये तो आ चुकी है 9600। तो अब मैं जाऊंगा गाइस बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे मुझे 1600 लिखना है, 1600 मैंने ऐड करना है, तो यहाँ पे 1600 ऐड कर दिया। और शेयर प्रीमियम आ गया क्वेश्चन में, तो शेयर प्रीमियम यहाँ पे ये जो लाइन छोड़ी हुई है, ये इसीलिए तो छोड़ी थी कि ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हम लोग लिख लें। तो पहले ये चीज़ थी नहीं, थी होती तो पहले ये चीज़ हम लोग पहले लिख के बैठे होते, तो इसलिए इसका मतलब है हम लोगों ने लिखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लिखना चाहूँ तो जी सर, शेयर प्रीमियम इज़ 8000, तो ये बच्चों शेयर प्रीमियम 8000 यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल पोस्टिंग होगी। शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि पेरेंट का शेयर कैपिटल और भी तो आना है ना बैलेंस शीट में, शेयर प्रीमियम तो था नहीं, इसलिए मैंने आउटर कॉलम में लिख लिया। तो बच्चों ये था एक्सचेंज ऑफ शेयर्स की डबल एंट्री। इज देयर एनी अदर एंट्री जो कि पास होनी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्री पोस्ट बांटने थे, मैं बांट चुका हूँ। अगर कोई बच्चा ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो वो ग्रुप स्ट्रक्चर बना सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप उसके लिए वर्किंग डायग्राम फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो जी मेरे बच्चों, पेडेंटिक विच इज़ पेरेंट, वो एक्वायर कर रहा है कितने परसेंट? 60% एक्वायर कर रहा है सोफिस्टिक को। तो ये जी बन गया। इसकी जगह आप अगर नाम लिखना चाहें, पेरेंट सब्सिडरी लिखना चाहें, पेरेंट सब्सिडरी भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज NCI गाइज? NCI कितने परसेंट है? NCI इज 40%। अगर पेरेंट 60% है, कितने मंथ्स पहले एक्विजिशन हुई है? 6 मंथ्स अगो एक्विजिशन हुई है, 6 माह। तो बच्चों पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड कितना है, यानी एक्विजिशन डेट्स के बाद कितना टाइम गुजरा है? सिर्फ 6 माह गुजरा है मेरे बच्चों, 6 मंथ्स अगो। सो पेडेंटिक 60% एंड NCI 40%।
अब आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, ये ग्रुप स्ट्रक्चर भी बना दिया। नाउ वी आर गुड टू गो कि हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव करें। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। व्हाट इज फर्स्ट एडजस्टमेंट? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट है, और हमें पता है एक्विजिशन डेट की चीजें गुडविल की कैलकुलेशन में जाती हैं, और जो एक्विजिशन डेट के बाद का पीरियड होता है वो वर्किंग टू पार्ट बी में, जब सब्सिडरी की बातें हो रही हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ सफिस्टिक एसेट, सब्सिडरी का एसेट की बात हो रही है, वो आर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स with the exception of an item of plant which had a fair value of 2 million in excess of carrying amount. fair value adjustment है, carrying value से आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा हो गई है, इन एक्सेस। इसका मतलब है सब्सिडरी का एक एसेट एक्विजिशन डेट पे 2 मिलियन से इंक्रीज हो गया था। ओके, इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एट दैट डेट। अच्छा, अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, वी नीड रिमेनिंग लाइफ एट एक्विजिशन डेट। हम जिस दिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं हमें उस दिन की रिमेनिंग लाइफ गिवन है, गिवन होनी चाहिए। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो आपको रिमेनिंग लाइफ 6 माह पुरानी दे दे, साल पुरानी दे दे, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेनिंग लाइफ किस दिन की है, ऐसे ही नहीं गुजार देनी इंफॉर्मेशन। तो एट दैट डेट, तो उसी दिन रिमेनिंग लाइफ है, 5 years है। अच्छा, अगर वो कहता है 1 साल पहले, मसलन हमने एक्वायर किया इस कंपनी को, अगर आप गौर करो तो 1 अप्रैल X8 में, अगर वो कहता इट द एसेट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एट 1 अप्रैल 2007, यानी एक्विजिशन से 1 साल पहले, तो 5 years लाइफ 1 साल पहले थी, तो 1 साल तो और गुजर गया एक्विजिशन डेट तक, तो हम 4 लेते, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में लाइफ 4 कंसीडर करते, 5 ना कंसीडर करते। इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा हाईलाइट करनी चाहिए, तो आप भी इसी तरह सोचेंगे मेरे बच्चों। सोफिस्टिक कंपनी हैज नॉट एडजस्टेड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट्स प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। सोफिस्टिक ने ये ऑलरेडी नहीं किया हुआ, जब उसने ऑलरेडी नहीं किया हुआ इसका मतलब हमने करना है। तो बच्चों मेरे भाई डबल एंट्री क्या बनेगी, और 6 माह की डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो 2 मिलियन का एसेट है, तो लेट्स सी जी, डबल एंट्रीज वाले एरिया पे जाते हैं, आप भी उसी तरह पहुंचेंगे डबल एंट्रीज वाले एरिया में, और यहाँ पे आप लोग लिखते हैं ना एडजस्टमेंट 1 है ये, ताकि एग्जामिनर को ज़रा लोकेट करने में प्रॉब्लम ना आए। एडजस्टमेंट 1 प्लांट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है यार, तो मुझे बताएं बच्चों क्या बनना चाहिए। जी सर, डेबिट करना चाहिए आप लोगों को प्लांट विच इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और हमें पता है कि डेबिट हो रहा है 2000 से। क्रेडिट मैंने क्या सिखाया हुआ है, गेन। ये जो गेन है बच्चों, ये गेन एक्विजिशन डेट का है, तो मैंने कहा था ये प्री में जाना है। प्री का मतलब गुडविल है, प्री का मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई यहाँ पे गेन प्री की जगह यानी गुडविल की कैलकुलेशन में अगर कोई लिखना चाहे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी लिख सकता है। सो गाइस, क्रेडिट इज 2000 गेन। अब ये गेन प्री है, गुडविल की कैलकुलेशन में जाना है, तो मैंने यहाँ पे साथ ही मेंशन कर दिया कि ये वर्किंग 1 में चला जाएगा। नाउ वी नीड टू चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर 6 months। तो डेप्रीसिएशन फॉर 6 months जब हम चार्ज करेंगे, तो जी मेरे बच्चों क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज 2000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, रिमेनिंग लाइफ 5 years। रिमेनिंग लाइफ में ख्याल रखना है एक्विजिशन डेट की ही रिमेनिंग लाइफ होनी चाहिए, यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे, और आपको 6 months की डेप्रीसिएशन चाहिए, तो आप करेंगे 6/12। तो ये बच्चों डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन है। 2000 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 400 इंटू 6/12 वुड बी 200। तो मेरे बच्चों डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रीसिएशन, क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये डबल एंट्री है, कितने अमाउंट से, 200 से, 200 से। नाउ द क्वेश्चन इज, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आफ्टर एक्विजिशन है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट पे हुई है वो, लेकिन डेप्रीसिएशन तो आने वाले 6 माह की है, तो आने वाले 6 माह की है, तो ये पोस्ट है। तो पोस्ट आपको पता है मैं किधर भेजता हूँ, हम पोस्ट लिखते हैं वर्किंग टू पार्ट बी में, सब्सिडरी का कि वर्किंग टू पार्ट बी में जाता है ये। तो नाउ गाइज वी आर गुड टू गो कि हम लोग इसकी पोस्टिंग करें। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू गेन की पोस्टिंग करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब मैं एंट्रीज साथ बना लूं और एक ही दफ़ा पोस्टिंग करूं। इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, आप इसको साथ साथ पोस्ट कर लें, एंड पे कर लें, इट्स बेटर के साथ साथ पोस्ट करें। जी सर, अब ज़रा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट एंट्रीज। अब बच्चों मैं एंट्रीज उधर नहीं जाके बनाऊंगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है, आप ऑब्वियसली पेज पलटेंगे और डबल एंट्रीज वाले प्रोसेस में डबल एंट्री पास कर लेंगे। मैं अब यहाँ पे ही डबल एंट्रीज बना दूंगा। सेल्स फ्रॉम सफिस्टिक कंपनी टू पेडेंटिक कंपनी इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाज 8 million। ये आपस की सेल्स हैं,
क्या आपस की सेल्स भी एलिमिनेट होती हैं? यस बच्चों होंगी, लेकिन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अभी तो आपने सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ी है, तो अभी तो आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंट्रा ग्रुप सेल्स इनकम स्टेटमेंट में से एलिमिनेट होनी है। इट हैज नथिंग टू डू विद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के साथ इसका कुछ नहीं करना। ओके, सोफिस्टिक कंपनी मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 40% ऑन दी सेल्स। मार्कअप है, मार्कअप कॉस्ट पे होता है। 40% उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो हमें पता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये। तो सोफिस्टिक ने, सब्सिडरी ने पेरेंट से प्रॉफिट कमाया, तो ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो मैंने फौरन पहले डबल एंट्री बनानी है। मेरे माइंड में क्या आया? मेरे माइंड में आया कि यार डबल एंट्री होती है, डेबिट कर देते हैं हम लोग प्रॉफिट को, ये डेबिट प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट सेलर का एलिमिनेट करना होता है, और क्रेडिट हम लोग करते हैं इन्वेंट्री को। तो ये बच्चों ये डबल एंट्री हम लोग पास करते हैं, डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट इन्वेंट्री। नाउ द क्वेश्चन इज, ये प्रॉफिट किसका एलिमिनेट होना है भाईजान? वर्किंग टू पार्ट सब्सिडरी, सब्सिडरी इज द सेलर, तो सब्सिडरी का आपको पता है वर्किंग टू पार्ट बी में से एलिमिनेट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या सारी सेल्स पे अनरियलाइज प्रॉफिट होता है? ना ना ना, सारी सेल्स पे अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होता। अनरियलाइज प्रॉफिट होता है जो अनसोल्ड है। सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची, पेरेंट नहीं बेच पाया, जो नहीं बेच पाया उसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। सो पेडेंटिक कंपनी हैड सोल्ड 5.2 मिलियन, और भाईजान 8 मिलियन की सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची, उनमें से 5.2 मिलियन आगे बिक चुकी हैं। जो आगे बिक चुकी हैं, थर्ड पार्टी को बिक चुकी हैं, उसका प्रॉफिट हैज बीन रियलाइज्ड। इसका मतलब है 5.2 का प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट है, थर्ड पार्टी से कमाया गया। सो द पॉइंट इज, बाकी जो बाकी बचा वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगी आपकी अनसोल्ड गुड्स। इसका मतलब है अनसोल्ड गुड्स कितनी है? अगर 8 में से 5.2 गुजर गई हैं, इसका मतलब ये है कि 2800 जो है वो अनसोल्ड गुड्स हैं। पहले अनसोल्ड गुड्स निकालने हैं। मार्कअप गिवन है गाइस, तो मार्कअप है तो फिर क्या करना चाहिए? 40/140, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, जिसने मार्कअप अप्लाई किया है उसकी सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट हमारी है जो बायर है। तो बच्चों ये डबल एंट्री एक अमाउंट आएगी और हम डबल एंट्री पास कर लेंगे। तो लेट्स सॉल्व के कितनी अमाउंट आ रही है जी। तो जी गाइज अमाउंट जो आ रही है दैट इज 800, तो 800 के साथ आप लोगों ने डबल एंट्री पास कर ली। तो डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट इन्वेंट्री, तो पोस्टिंग करते हैं अभी। मैंने कहा था मैं पहले डबल एंट्रीज बना लूं देन विल पोस्ट कट्ठाई। Then guys, third is Sophistics company's trade receivables at 30th September X8 includes 600 due from Pedentic company which did not agree with Pedentic's corresponding trade payables. तो सर जब एग्री ना करें देयर वुड बी 3 रीजंस। पहली कैश इन ट्रांजिट हो सकता है, दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है, थर्ड एरर्स हो सकते हैं। तो एरर तो जिसकी बुक्स में है पहले ठीक करेंगे और उसके बाद बैलेंस इक्वल आ जाएंगे और ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर कैश इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट तो फिर हमने खुद ही रिकॉर्ड करने हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा सर। This was due to a cash in transit of 200 from Pedentic to Sophistic company. Both companies have positive bank balances. तो मेरे बच्चों क्या डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी? जी सर सिंपल, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को एलिमिनेट करने की एक एंट्री भी बन सकती है, दो भी। तो डेबिट पेएबल, क्रेडिट रिसीवेबल और बैलेंसिंग अमाउंट कैश या रिसीवेबल या पेएबल होता है। तो बच्चों गौर करो जरा, उसने क्या दिया? उसने कहा जी ट्रेड रिसीवेबल 600 के हैं, 3 जीरो कॉमन ले रहा हूं, तो 600 का रिसीवेबल गिवन है। डेबिट आपने कैश करना होता है, तो अब मेरे बच्चों कैश कितना है? आंसर है कैश भी गिवन है, 200 का कैश है, 3 जीरो कॉमन है बच्चों, 200। तो मुझे बताएं पेएबल नहीं गिवन, तो पेएबल कितना होना चाहिए? बैलेंसिंग अमाउंट पेएबल है, तो कितना जी पेएबल? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 400 का पेएबल है। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये गिवन नहीं था। तो मेरे बच्चों इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं अभी। So now the fourth adjustment, Pedentic company has a policy of accounting for non-controlling interest at full fair value. जी सर जब NCI को फुल फेयर वैल्यू पे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि आपकी 100% गुडविल चल रही है। यहां से पता चलता है 100% गुडविल है, फुल गुडविल है। आगे द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सोफिस्टिक एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 5.9 मिलियन। तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI गिवन है, तो ये गुडविल की कैलकुलेशन में भी जाएगी और वर्किंग 3 में भी जाएगी। कंसोलिडेटेड गुडविल वाज नॉट इम्पेयर्ड, सर कोई इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं हुआ कंसोलिडेटेड गुडविल पे, इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस का कोई पंगा नहीं। तो सिंपल इसको आप वर्किंग 1 में गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाएंगे और साथ में वर्किंग 3 NCI में भी ले जाएंगे।
तो लेट मी पोस्ट दिस अमाउंट पहले। तो 5900 बच्चों आप लोग लेके आएंगे, ज़रा गौर करें। ले ये क्वेश्चन है हमारा, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स आ चुका है। एक्सचेंज ऑफ शेयर्स के बाद अगली चीज़ जो आती है दैट इज़ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और जो गिवन है वो गिवन है 5900 बच्चों। ये इधर आने के साथ साथ वर्किंग 1 से वर्किंग 3 में भी जाएगी। अभी लिखनी है, अभी लिख दें, बाद में लिखनी है तो बाद में लिख दें। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है मेरे बच्चों जी, बिल्कुल सही 5900 की वैल्यू आ रही है। तो ये 3 0 कॉमन है, तो 5900 इधर आ गया मेरे बच्चों। तो ये बाद में भी लिखा जा सकता था, बहरहाल जी ये करना है। अब मैं पोस्टिंग करूंगा 1 by 1 गाइज। तो लेट मी पोस्ट दीज ट्रांजैक्शंस। ये मैं कर चुका था पोस्ट, साथ साथ ये वाली पोस्टिंग रहती है। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में एक ही दफ़ा जाएंगे, 2000 ऐड करेंगे, 200 लेस करेंगे। तो जी सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये जी मेरे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। तो मैंने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में 2000 ऐड करना है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, और डेप्रीसिएशन ऑफ 200 मैंने माइनस करनी है। तो ये तो हो गया जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। अब मेरे बच्चों क्रेडिट गेन हुआ है, और गेन भी एक्विजिशन डेट का हुआ है। तो फिर आपको पता ही है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, पूरा लिखता हूँ मैं, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। लें बच्चों ये जी, इसमें हमें पता है शेयर कैपिटल आता है सब्सिडरी का, शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम हो सकता है, वो क्वेश्चन में है नहीं, मुझे पता है, तो इसलिए रिटेन अर्निंग्स आ गई। और अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, अदर रिजर्व्स भी नहीं है। तो मेरे बच्चों फेयर वैल्यू गेन कितना है जी, फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कितना है गेन, तो ये गेन की अमाउंट है 2000 की अमाउंट है, तो ये 2000 हमने यहाँ पे लिख लिया क्रेडिट गेन जो हुआ है। और उसकी जो डेप्रीसिएशन है वो हमें पता है वो पोस्ट में ही जानी है। तो इसका मतलब ये है कि डेप्रीसिएशन आपने यहाँ से लेस करा देनी थी, विच इज़ एग्जैक्टली 200। तो ये डेप्रीसिएशन लेस करा दी। तो मेरे बच्चों ये पोस्टिंग हो गई है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि करना क्या है। दो सारी पोस्टिंग हो गई है, ये प्लांट में ऐड हुआ, ये प्लांट में से लेस हुआ, फिर ये गेन वर्किंग 1 गुडविल की कैलकुलेशन में 2000 चला गया, और ये वर्किंग 2 पार्ट बी में डेप्रीसिएशन आपने लेस करा दी जाके। अच्छा और कुछ करना है? बिल्कुल जी। अब क्या करना है मेरे बच्चों, सिंपल है। अब अगली डबल एंट्री पास कर लेते हैं। अगली डबल एंट्री थी डेबिट प्रॉफिट। ये सब्सिडरी का प्रॉफिट था, तो डेबिट प्रॉफिट किसका प्रॉफिट करेंगे हम लोग, सब्सिडरी का। सब्सिडरी का प्रॉफिट किधर पड़ा होता है, वर्किंग 2 पार्ट बी में। और क्रेडिट इन्वेंट्री करेंगे 800 से। तो अब मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूँ जी सर प्रॉफिट एलिमिनेट होना है सेलर का। हु इज़ द सेलर, हु इज़ द सेलर। देखें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, इज़ एग्जैक्टली पेपर में बैठ के और प्रैक्टिस में आप यही करेंगे। तो किधर जाना है जी, एग्जैक्टली जी, हु इज़ द सेलर, हु इज़ द सेलर। इसका मतलब ये है कि सेलर जो भाई हैं वो हैं आपके सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो सब्सिडरी की बुक्स में से निकलेगा। हु इज़ द सेलर, सेलर की बुक्स हैं। पेरेंट सेलर होता तो वर्किंग 2 पार्ट ए में से लेस करा देते थे 800। और क्रेडिट आपने इन्वेंट्री करनी, और मैंने कहा था करंट एसेट्स इकट्ठे देने का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री भी इधर है, रिसीवेबल भी इधर है, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स इधर आ जाएंगी। तो ये 800 माइनस हो गया। आगे क्या एडजस्टमेंट है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे जो एडजस्टमेंट है दैट इज ये डेबिट पेएबल 400 से 400 करंट लायबिलिटीज में से माइनस कर देंगे, कैश करंट एसेट्स में ऐड कर देंगे, और रिसीवेबल करंट एसेट्स में क्रेडिट करने का मतलब है माइनस कर देंगे। तो अब ये सारी की सारी बैलेंस शीट की पोस्टिंग है। तो पेएबल में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में से पेएबल माइनस करना है, और पेएबल था 400, तो मैंने 400 यहाँ से माइनस कर दिया। ओके रिसीवेबल्स 600 थे, वो मैंने माइनस किए, लेकिन कैश इन ट्रांजिट था 200 का, तो वो कैश इन ट्रांजिट इधर आके ऐड हो गया। ले बच्चों अगर आप और करो तो एडजस्टमेंट क्वेश्चन तो खत्म हो गया। मैंने एडजस्टमेंट सारी कर ली हैं। जब एडजस्टमेंट सारी हो जाएं तो फिर आपने बैलेंस शीट बैलेंस कंबाइन करनी होती है। बच्चों बैलेंस शीट कंबाइन करनी है आपने। पॉइंट ये है कि जब आप 60% ऑनर हैं तो क्या 60% बैलेंस शीट कंबाइन करें,
आंसर है ना ना। अब क्या करना है, 60% नहीं, 60% आपने एक्वायर किया, कंट्रोल आपका आ गया। तो कंट्रोल की करेक्टरिस्टिक क्या है कि कंट्रोल होता है या नहीं होता, अगर है तो कंप्लीट होता है, तो वो कंट्रोल है, कंट्रोल आपका है। ऑल दो आप लीगली ओनर 60% है, बता आपने 100% कंसोलिडेशन करनी है। तो मेरे बच्चों अब क्या करना है, अब जस्ट इनको कंबाइन करते जाना एंड दैट्स इट। तो जी मेरे बच्चों, पेन ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर पोस्टिंग फ्रॉम जो बैलेंस शीट है, ताकि आपको पता रहे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। एडजस्टमेंट से जो वैल्यूज़ आ रही थी वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ब्लू अब मैं यूज़ करने लगा हूँ। जी सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका 40,600 था और इसका 12,600 है। प्लीज़ ये 60% ना ले लेना। एक बच्चा ऐसा होता है जो एग्ज़ाम में ये करके आता है और बाद में फ़ोन करता है, सर अब क्या होगा मेरे साथ। ओके गाइज, फिर आपके पास आ गए हैं जी, इसके फ़ौरन बाद आपके पास करंट एसेट्स आ गए हैं। तो करंट एसेट्स में पेरेंट के करंट एसेट्स 16,000 है, ये आ गए, और सब्सिडरी के जो करंट एसेट्स हैं दैट इज 6,600, ये आ गए। अब बच्चों शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का बैलेंस शीट में आता है और एक डबल एंट्री में भी आया था। तो ये डबल एंट्री कौन सी, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स में, जिसमें पेरेंट ने शेयर्स इशू किए थे सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, तो वो 1600 एडजस्टमेंट से पहले ही आया हुआ है। फिर ये जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हैं 35,400 टोटल, तो 35,400 पेरेंट की रिटेन अर्निंग किधर जाएंगी, यहाँ पे। तो पेरेंट लिख लें, पेडेंटिक लिख लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हैं मेरे भाइयों, वो हैं एग्जैक्टली मैं फिर भूल गया हूँ, बिल्कुल जी सही कह रहे थे आप, 35,400 बच्चों। सो 35,400 यहाँ पे आ गया मेरे बच्चों, 35,400, ये जी आपकी अमाउंट आ गई 35,400 पेरेंट की रिटेन अर्निंग। अब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल का क्या करें, आंसर है प्री पोस्ट में बंट है। शेयर कैपिटल हमारे लेवल पे हमेशा प्री होगा, हमारे लेवल पे हमेशा प्री है। इसका मतलब ये है कि बच्चों 4,000 आपने प्री उठाया गुडविल की कैलकुलेशन में प्री, तो शेयर कैपिटल 4,000 सारा प्री होता है, होगा भी प्री। तो ये 4,000 अनलेस कि आप एडवांस रिपोर्टिंग पे पहुंच जाए 4,000। शेयर रिटेन अर्निंग्स का क्या किया हम लोगों ने, हमने रिटेन अर्निंग को बांटना होता है, तो रिटेन अर्निंग हम बांट चुके थे ऑलरेडी। 1,500 पोस्ट था, 5,000 प्री थी, तो 5,000 प्री थी, तो 5,000 यहाँ पे आ जाएंगी गुडविल की कैलकुलेशन में। दिस इज 5,000 गाइज। और जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे सब्सिडरी पोस्ट इधर आ जाएंगी, और ये कितनी पोस्ट आ रही है मेरे बच्चों, 1,500 आ रही हैं। तो देखें यार ये पोस्टिंग होती जा रही है। आगे मेरे बच्चों क्या करना है, आगे नेक्स्ट है लायबिलिटी, इक्विटी भी होगी। लायबिलिटीज़ में लोन ऐड कर दें, तो लोन में लोन जब आप ऐड करेंगे 3,000 प्लस 4,000, तो ये सीधा सीधा आंसर है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका मतलब है इसको मैं सीधा सीधा लिख दूंगा यहाँ पे कि ये 7,000 है। सॉरी ये लोन के आगे लिखना था 3,000 एंड 4,000, तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ गया लायबिलिटीज़। तो ये जी आपके पास 7,000 की आ गई लोन नोट्स। आगे क्या करना है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, करंट लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर लें। ये 400 लेस भी करना है सर, 8,200 करंट लायबिलिटीज़ थी और उधर से 4,700 करंट लायबिलिटीज़ थी। तो इनका टोटल करते हैं कैलकुलेटर्स पे, लेकिन उससे पहले अब जब वर्किंग्स पूरी हो चुकी हैं तो वी आर गुड टू गो कि हम लोग इन वर्किंग्स को फाइनल कर सकें। सबसे पहले ये इसको बांट लिया करो, इसने दो हिस्सों में बंटना होता है। तो बच्चों अगर आप गौर करो तो 500 की टोटल सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। अब अगर सब्सिडरी की टोटल 500 है तो इसमें से पेरेंट का शेयर कितना है, तो मेरे बच्चों पेरेंट का शेयर 60% है, तो पेरेंट का शेयर आपने 60% लिया। एनसीआई का शेयर मेरे बच्चों कितना है, बिल्कुल ठीक बात है, एनसीआई का शेयर 40% है। इसका मतलब है मेरे बच्चों पेरेंट के हिस्से में 300 जाएगा, एनसीआई के हिस्से में 200 जाएगा। तो ये वर्किंग 3 में ले जाएंगे हम एनसीआई का, और ये पेरेंट का वर्किंग 2 बनाई हुई है हमने उधर ले जाएंगे। तो इसको उठाया यहाँ से 300 वर्किंग 2, पेरेंट के हिस्से की चीज़ें इधर आनी होती हैं। तो लें जी सब्सिडरी पोस्ट शेयर ऑफ सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स,
शेयर ऑफ सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स, एंड द अमाउंट इज, कितनी अमाउंट है जी सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स की 300, और 200 जो है ये आप एनसीआई को दे देंगे। इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग का वो हिस्सा जो किसके हिस्से में आया है, बिल्कुल ठीक, जो एनसीआई के हिस्से में आया, दैट इज 200। क्वेश्चन खत्म गाइज, यहाँ तक ये आप टोटल कर सकते हैं, दिस इज 6100, तो ये आपका टोटल आ गया एनसीआई। जी मेरे भाई इसका टोटल आप कर सकते हैं, दिस इज 35,700 बच्चों, तो ये आपके पास भी आ गई, ये आ गई। अब गुडविल का टोटल करना है, तो सबसे पहले तो ये वाली साइड जो है ये टोटल करें, तो ये वाली साइड का जो टोटल है दैट इज 11,000 बच्चों। तो अगर 11,000 है तो मेरे भाई जी सर, अब आप लोगों के पास आ जाएगी गुडविल, तो गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 9600 और 5900 ऐड होंगे और उसमें से 11,000 माइनस होएगा तो हमारे पास गुडविल आएगी। तो लेट्स सी जी कि हमारे पास गुडविल कितनी आ रही है जी। जो गुडविल है दैट इज 4500 की गुडविल आ गई। अच्छा अब पोस्टिंग कर देते हैं, दैट्स इट जी सर। अब पोस्टिंग जरा प्लीज देख लीजिएगा सारे। सर गुडविल आपका करंट एसेट है, गुडविल आपका करंट एसेट है, तो अगर ये करंट एसेट है तो किधर जाना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये गुडविल आपके नॉन करंट एसेट्स में, सॉरी एसेट है नॉन करंट है, करंट नहीं है, तो गुडविल इधर आ जाएगा गाइस। जी विल लिखा मैंने विच इज गुडविल, और इसको रेफरेंस दे देंगे आपके वर्किंग 1 से आई है, रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, या नोट 1 से आई है, एंड द अमाउंट इज 4500, तो ये 4500 बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ओके दूसरी अमाउंट आपने जो लानी होती है दैट इज कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। तो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स आपने पहले ये लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे 35,700 जी, तो ये आ गया मेरे भाइयों वर्किंग आपकी 2, ये वर्किंग 2 से आ गया। एनसीआई वर्किंग 3 से आ जाएगा 6100, तो इसके आगे आप वर्किंग 3 लिखेंगे और इसके आगे एनसीआई की वैल्यू लिख देंगे विच इज 6100। ठीक हो गया जी। एक यहाँ पे लाइन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं और इसका टोटल भी दिखा सकते हैं अगर आप दिखाना चाहें तो। अब हम लोग बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इसको ख़त्म कर देंगे। ओके गाइस जी सर, अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अगर हम सारे कंबाइन करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है जी 55,000। तो ये बच्चों हमारे पास 55,000 के क्या आ गए हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। उसके बाद गाइस गुडविल हम पहले लिख चुके हैं। करंट एसेट्स अगर हम लोग देखें तो करंट एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं 21,400 बच्चों। तो ये लें जी, ये आपके टोटल एसेट्स आ गए। तो अगर मैं सारी साइड टोटल करूं तो ये मेरे पास आ रहे हैं 80,900। तो ये 80,900 मेरे बच्चों आ गए। अब आ जाएं जी इस तरफ, शेयर कैपिटल जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। शेयर कैपिटल जो आएगा दैट वुड बी 11,600। तो ये जी आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम आप पहले लिख चुके हैं, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स आप पहले लिख चुके हैं। यहाँ पे एक काम लाजमी किया करना है, यहाँ पे ना टोटल करके लाजमी दिखाया करना है, ठीक है। इसका अगर आप तीनों का टोटल देखें, ये लाजमी करना है यार, एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर ये आपने काम करना है। तो 55,300 बच्चों ये पेरेंट की हिस्से की इक्विटी है, ये जो ऊपर है। नीचे एनसीआई के हिस्से की इक्विटी आ गई, तो टोटल इक्विटी जो है वो आपके पास यहाँ तक आ गई है। तो देख लें टोटल इक्विटी कितनी बनती है, तो मेरा ख्याल है ये बनती है 61,400। तो ये टोटल इक्विटी ऐसे ही प्रेजेंट करना, ऐसे ही करना, ये रिक्वायरमेंट है। आगे गाइज लोन नोट 7,000 ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, और अगर लाइबिलिटीज़ देखी जाएँ और दोनों ऐड किए जाएँ तो और 400 लेस किया जाए तो ये 12,500 आ रहे हैं बच्चों। तो ये वाली साइड भी अगर हम लोग देखें तो ये भी 80,900 के इक्वल आ रही है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन गाइज। इस तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जर्नल एंट्रीज यहाँ पे और आती जाएंगी, आपको पता ही है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।